इंडिया का स्टील सेक्टर अभी एक बहुत स्ट्रेंज दौर से गुजर रहा है। स्टील के प्राइसेस अभी 5 ईयर लो पे हैं। S&P ग्लोबल के हिसाब से अगले साल भी ये सेक्टर वीक ही रहेगा। ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की उम्मीद नहीं है, पर इसके बावजूद इंडिया के स्टील सेक्टर में काफ़ी नए प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं। लॉयड मेटल्स, निथिया कैपिटल, एक्मे ग्रुप, सिनर्जी कैपिटल, ये सारे कंपनीज आज के दिन स्टील में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, 5 साल के अंदर अंदर हम अपने पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन को 100 kgs से बढ़ा के 160 kgs तक ले जाएंगे। और इस बढ़ते मार्केट का एक टुकड़ा इन न्यू प्लेयर्स को भी चाहिए। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि लोग भूषण स्टील, SR स्टील और मोनेट इस्पात जैसी कंपनीज की बैंकरप्सीज भूल चुके हैं। इनफैक्ट कंट्री के टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs में 15% कंट्रीब्यूशन अराउंड 2.5 लाख करोड़ सिर्फ स्टील कंपनीज का ही था। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े बैंकरप्सी केसेस देखने के बाद भी कोई स्टील सेक्टर में क्यों एंटर करना चाहता है, और वो भी तब जब स्टील प्राइसेस ऑल टाइम लो पे हैं। इन सवालों को समझने के लिए हमने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि पिछले डेकेड में ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी सारी स्टील कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, और फिर पार्ट 2 में हम समझेंगे कि ये न्यू एज स्टील कंपनीज क्यों एक्सपैंड कर रही हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मॉडर्न इंडियन स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1907 से हुई, जब दोरबजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को बनाई। 1990s तक स्टील प्रोडक्शन एक काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर हुआ करता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, कैपेसिटी एक्सपेंशंस, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, प्राइसिंग, इन सारे ही एस्पेक्ट्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। कैपिटल इंटेंसिव अपस्ट्रीम स्टील प्रोडक्शन को भी मोस्टली पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही कंट्रोल कर रहे थे। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, मतलब कि वो बस क्रूड स्टील प्रोडक्ट्स जैसे कि इनगट्स और बिलेट्स से फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स जैसे कि पाइप्स, रॉड्स और वायर्स बनाते थे। बट 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए और इंडिया की स्टील इंडस्ट्री ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री से इंटीग्रेट हो गई। देखा जाए तो इंडिया की असली स्टील जर्नी बस 30 to 35 इयर्स ही पुरानी है। इस छोटे से टाइम फ्रेम में टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे कंपनीज काफी बड़े बन गए और कई नई कंपनीज जैसे कि इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स, वेल्सपन कॉर्प भी मार्केट में उतर गए। जैसे ही 1991 में इकोनॉमी ओपन हुई, हमारी स्टील कंपनीज ने ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री का इम्पैक्ट को फील किया। पॉलिसी मेकर्स ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की, बट उस चक्कर में कुछ पॉलिसी रिलेटेड ब्लंडर्स हुए जिसके कारण कई स्टील कंपनीज के लोन्स बहुत बढ़ गए एंड इवेंचुअली वो बैंकरप्ट हो गए। ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कोई भी इकोनॉमी जब डेवलपमेंट के फेज से गुजरती है तो वो बहुत सारा स्टील कंज्यूम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, पावर, इन सब को बिल्ड करने के लिए स्टील चाहिए होता है। आज के दिन हम जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को जानते हैं वो सब कभी ना कभी इस दौर से गुजर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, US का पीक स्टील प्रोडक्शन 1969 में हुआ था। उस साल उन्होंने 141 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया। US की तरह बाकी डेवलप्ड कंट्रीज भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी और इंडिया के लिबरलाइजेशन तक US का स्टील कंजम्पशन पीक तक पहुंच चुका था। बेसिकली स्टील सेक्टर साइक्लिकल होता है, ठीक हमारी इकोनॉमीज की तरह। जब इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, तब स्टील सेक्टर का भी ग्रोथ होता है। और जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है, इन्वेस्टमेंट्स स्लो डाउन होते हैं, तब स्टील सेक्टर का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। लेकिन 2000 के बाद स्टील सेक्टर में ये ट्रेंड एक्सट्रीम पे चला गया था, जब चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल शुरू हुआ। ईयर 2000 के अराउंड चाइना की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करने लगी थी, इतनी फास्ट कि बाकी इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट उसके सामने फीका पड़ गया। ये ग्राफ देखो, 1970 से 2000 तक ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन 200 मिलियन टन से एक्सपैंड किया, बेसिकली सालाना 6 मिलियन टन का ग्रोथ। पर 2000 और 2015 के बीच ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन 777 मिलियन टन से एक्सपैंड किया, विच इज 51 मिलियन टन पर एनम। सोचो, 6 मिलियन टन पर एनम के ग्रोथ से
51 मिलियन टन पर एनम का ग्रोथ। नेचुरली 2000 से 2015 का पीरियड स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सॉर्ट ऑफ गोल्डन एज जैसा था। चाइना का स्टील प्रोडक्शन तो एक्सपैंड कर ही रहा था, साथ ही साथ ग्लोबल स्टील कैपेबिलिटीज भी चाइना के डिमांड को केटर करने के लिए एक्सपैंड करने लगी थी। वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग एंड मेटल कंपनी रियो टिंटो ने तो 2012 में ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि चाइना का स्टील कंजम्पशन 2030 तक बढ़ता रहेगा और 2030 में उनका डिमांड 1 बिलियन टन के अराउंड पीक कर जाएगा। बट चाइना ने इन एक्सपेक्टेशंस को भी पूरे एक डेकेड से मात दे दी और 1 बिलियन टन का टारगेट 2030 की जगह 2020 में ही अचीव कर लिया। हमने मैकेंजी के एक आर्टिकल में इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ी जो मैं कोट करना चाहता हूँ। चाइना रीच्ड इट्स पीक फॉर स्टील डिमांड मच फास्टर देन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एवर हैड बिफोर। दिस वाज ड्यू टू द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन रैपिडली एक्सपैंडिंग अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। Likewise, the dip in the country's development trajectory also arrived much sooner than historical norm. चाइना का पीक स्टील डिमांड तो 2020 में हिट किया, बट 2014-15 से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके थे। जिस स्पीड से स्टील प्रोडक्शन ग्रो कर रहा था उस स्पीड से डिमांड नहीं ग्रो कर पाई। चाइनीज स्टील सेक्टर ओवर कैपेसिटी का शिकार हो चुकी थी। वहां की स्टील कंपनीज ने सरवाइव करने के लिए एक्सपोर्ट्स का सहारा लिया। ये ग्राफ देखो कैसे 2015 एंड 2016 में चाइना के एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे थे। उनके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच का गैप भी काफी वाइड था। 2015 तक चाइना वर्ल्ड का लगभग 50% स्टील प्रोड्यूस करने लगा था। तो जब चाइना ने स्टील ग्लोबल मार्केट्स में डंप करना शुरू किया तब बाकी कंट्रीज के भी स्टील का डिमांड कम होने लगा एंड फैक्ट्रीज के यूटिलाइजेशन रेट्स गिरने लगे। नेचुरली इंडिया की स्टील कंपनीज भी इस ग्लोबल रियलिटी से नहीं बच पाई। इंडिया ने अपनी खुद की काफ़ी कैपेसिटी डेवलप कर ली थी। लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लगी थी। 2004 से लेकर 2011 तक स्टील फैक्ट्रीज के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स ऑल टाइम हाई पे थे, अराउंड 88 to 91%। और इस ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड को देखते हुए 2005 से 2011 के बीच इंडियन स्टील कंपनीज ने मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशंस किए। 2010 में इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 75 मिलियन टन पर एनम था। 2016 आते आते ये बढ़ के 125 मिलियन टन पर एनम हो गया। हमने 6 सालों में 50 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड कर ली थी। बट जिस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ये कैपेसिटी एक्सपेंशन किया गया था वो अपॉर्चुनिटी ही गायब हो गई थी। चाइना के स्टील सेक्टर में स्लो डाउन आया और उन्होंने अपना माल औने पौने दामों में वर्ल्ड वाइड डंप कर दिया। 2014-15 आते आते इंडिया के स्टील फैक्ट्रीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% के नीचे जाने लगी। और ये ग्लोबल चैलेंजेस ही काफ़ी नहीं थे, इनके साथ साथ लोकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ रहा था। इंडिया के स्टील कंपनीज के सप्लाई चेन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम समझने के पहले 2 मिनट सप्लाई चेन समझ लेते हैं। देखो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो टोटल कॉस्ट का 60 to 80% कंट्रीब्यूट करते हैं: आयरन ओर, कोकिंग कोल और एनर्जी। तो जाहिर है कंपनीज इन कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट्स बढ़ाने का सोचती हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोकिंग कोल। कोकिंग कोल में स्टील कंपनीज को मोस्टली इंपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है। इंडिया का 90% कोकिंग कोल का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से फुलफिल होता है, यानी कि इस कॉस्ट पे स्टील कंपनीज का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो अल्टीमेटली वो आयरन ओर और एनर्जी का कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब 2000s में कोल इंडिया हमारी कंट्री के कोल डिमांड्स नहीं मीट कर पा रही थी। जितना कोल स्टील कंपनीज को चाहिए था उतना कोल इंडिया नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी। एज अ रिजल्ट स्टील कंपनीज को एनर्जी के लिए भी इंपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ रहा था। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टील कंपनीज के लिए सॉल्व करेंगे। एज अ रिजल्ट बहुत सारी स्टील कंपनीज को कोल ब्लॉक्स अलॉट कर दिए गए। इन अलॉटमेंट्स ने स्टील इंडस्ट्री में केपेक्स को बहुत अच्छी तरह से कैटलाइज किया। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी के सीएमडी मिस्टर संदीप जजोडिया ने 2014 में एक इंटरव्यू में बताया, वी वर गिवन अ ब्लॉक राजगमर डिपसाइड इन जून 2009 फॉर सेटिंग अप अ स्पंज आयरन एंड स्टील प्लांट इन रायगढ़ एंड वी हैव ऑल्सो मेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹6,287 crores at रायगढ़ in anticipation of coal from राजगमर ब्लॉक। बट इन एलोकेशंस के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। कंपनियां जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स, एनवायरनमेंट, लैंड क्लियरेंसेस जैसे इश्यूज में फंस गए और माइन डेवलपमेंट के टाइमलाइंस मीट नहीं हो पाए, जिसके कारण उनके एलोकेशंस कैंसिल कर दिए गए। ऑन द अदर हैंड जो कंपनीज माइंस डेवलप कर पाई उनके राइट्स कोल स्कैम के कारण कैंसिल हो गए। 204 एलोकेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया और उन्हें कैंसिल कर दिया। कुछ कंपनीज एनर्जी के लिए नेचुरल गैस यूज करती थी, उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने एसआर स्टील,
JSW इस्पात और वेल्सपन मैक्सस्टील को स्टील प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए सजेस्ट किया था और नेचुरल गैस का सप्लाई अश्योर किया था। पर फिर 2013 में KG-D6 कंट्री के सबसे बड़े बेसिन से गैस आउटपुट्स गिर गए और इन कंपनीज का एनर्जी सोर्स चला गया। इस फियास्को के बाद वेल्सपन मैक्सस्टील ने अपना स्टील यूनिट JSW को लॉस में बेचा। ऑल इन ऑल स्टील कंपनीज ग्लोबल और लोकल दोनों तरफ से मार खा रहे थे। ग्लोबल मार्केट में ओवर कैपेसिटी होने से स्टील के प्राइस क्रैश हो गए थे और लोकल मार्केट में सप्लाई चेन इश्यूज के कारण उनके कॉस्ट्स बढ़ गए थे। ऊपर से उन्होंने बहुत केपेक्स कर रखा था जो वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। एज अ रिजल्ट काफ़ी स्टील कंपनीज के डेट्स पाइल अप होने लगे। इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स का बहुत सारी कंपनीज को सामना करना पड़ा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इलेक्ट्रो स्टील ग्रुप 1955 से डक्टाइल आयरन वाटर पाइप्स मैन्युफैक्चर कर रही थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी थी। उनके पास 60% मार्केट शेयर था। फिर उनके एम्बिशंस बढ़ने लगे। 2005 में जब स्टील मार्केट नए हाईज चेस कर रहा था तब इलेक्ट्रो स्टील ग्रुप को परबतपुर का कोल ब्लॉक अलॉटमेंट मिल गया। 2007 से उन्होंने ऑफिशियली बैकवर्ड इंटीग्रेशन का डिसीजन लिया और इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी बनाई। उनका पूरा प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ रुपीस का था। ऑन पेपर सब सही था, टाइमिंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अपॉर्चुनिटी वगैरह। साथ साथ उनको कोल ब्लॉक्स भी मिल गए थे और चाइनीज इंजीनियर्स के असिस्टेंस से वो 30% लोअर कॉस्ट पे स्टील प्लांट सेटअप करने जा रहे थे। बट फेट हैड अदर प्लान्स। सबसे पहले उनके चाइनीज इंजीनियर्स के वीज़ा अप्रूवल में प्रॉब्लम्स आ गए। उसके बाद जब तक फैक्ट्री सेटअप हुई तब तक मार्केट डायनामिक्स चेंज हो चुके थे। चाइना में डिमांड स्लो डाउन हो गया था। स्टील के प्राइसेस एकदम से क्रैश कर गए थे। ऊपर से 1300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रो स्टील ने जो कोल ब्लॉक डेवलप किया था उसका एलोकेशन भी 2014 में कैंसिल कर दिया गया था। इसके बदले उनको इमीडिएटली बस 83 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन मिला। खराब टाइमिंग और खराब पॉलिसीज के कारण इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड के सिर पे 13,395 करोड़ रुपीस के लोन्स चढ़ गए और अल्टीमेटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर वेदांता ने 2018 में कंपनी को अक्वायर कर लिया। बहुत साल वेट करने के बाद अभी मई 2025 में इलेक्ट्रो स्टील ग्रुप को परबतपुर का कोल ब्लॉक डेवलप करने के बदले 498 करोड़ रुपीस का एडिशनल कंपनसेशन दिया गया। भूषण स्टील, SR स्टील, मोनेट इस्पात, इन सारी स्टील कंपनीज का इलेक्ट्रो स्टील जैसा ही हाल हुआ, एकदम सेम पैटर्न। उन्हें स्टील सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखी। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ गैस सप्लाई, कोल ब्लॉक्स, आयरन और माइंस भी मिल गए तो उन्होंने केपेक्स करना स्टार्ट कर दिया और तो और उन्हें केपेक्स के लिए लोन्स भी मिल गए। पर जब रिटर्न्स की बारी आई तब पूरा सीन बदल गया। स्टील सेक्टर ल्यूक्रेटिव नहीं रहा। स्टील प्राइसेस ड्रॉप होने लगे, कोल ब्लॉक्स के एलोकेशंस कैंसिल कर दिए गए, गैस प्रोडक्शन कम हो गए और लोन्स अनसर्विसेबल हो गए। एज अ रिजल्ट सेक्टर में कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया। जो बड़े प्लेयर्स थे जिनका कैपिटल मैनेजमेंट सही रहा उन्होंने बैंकरप्ट या स्ट्रगलिंग स्टील कंपनीज को टेक ओवर कर लिया। हमने मेजर ट्रांजैक्शंस को लिस्ट किया है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ तक की कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि स्टील इंडस्ट्री में सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। टाटा स्टील के एमडी मिस्टर टीवी नरेंद्रन ने बताया कि 15 to 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स के बिना इस इंडस्ट्री में केपेक्स नहीं किया जा सकता है। 2015 में जो ओवर कैपेसिटी का प्रॉब्लम था वो अभी कुछ टाइम से हम फिर से फेस कर रहे हैं। चीप स्टील प्रोडक्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट्स में आ ही रहे हैं। पर इसके बावजूद कुछ कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि चीजें फाइनली बदलने वाली हैं। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, निथिया कैपिटल, एक्मे ग्रुप, सिनर्जी कैपिटल, ये सब स्टील मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले रहे हैं। प्लस एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं। JSW ग्रुप ने कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र में प्लांट सेटअप करने का कमिटमेंट दिया है। महाराष्ट्र में वो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके 25 मिलियन टन का स्टील प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होगा। टाटा स्टील भी 2030 तक अपनी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 27 मिलियन टन पर एनम से 40 मिलियन टन पर एनम करना चाहता है। इंडिया के 5 सबसे बड़े स्टील मेकर्स मिलकर 60 मिलियन टन पर एनम से ज्यादा की कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहे हैं। मीडियम साइज स्टील कंपनीज जैसे कि रश्मि ग्रुप और श्याम मेटालिक्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। पर आखिर ये सब कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं? इसके 2 रीजन समझ आ रहे हैं। पहला, इंडिया का स्टील कंजम्पशन तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और दूसरा, नए प्लेयर्स एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के साथ स्टील में एंटर कर रहे हैं।
दोनों रीजंस को एक एक करके समझते हैं। आज के दिन इंडिया के पास 200 मिलियन टन्स पर एनम की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 2030 तक हम ये नंबर 300 मिलियन टन्स तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि 50% ग्रोथ इन जस्ट 4 to 5 ईयर्स। बेसिकली अगले 5 से 6 सालों में इस सेक्टर में लगभग 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे। साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज में ये देखा गया है कि जैसे ही पर कैपिटा स्टील यूजेज 100 kgs क्रॉस करता है, वैसे ही उस इकोनॉमी का स्टील डिमांड शार्पली ग्रो करता है। 108 kgs के पर कैपिटा कंजम्पशन के साथ इंडिया आज इसी मोड पे है। अब इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि आयरन ओर में एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया है ताकि इंडिया का आयरन ओर बाहर ना जाए और डोमेस्टिक कंपनीज के लिए सही रेट्स में अवेलेबल हो पाए। स्टील इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हमने कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज किए हैं और इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स अनाउंस किए हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ इन नई स्टील कंपनीज के पास इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का भी एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, लॉयड मेटल्स के पास महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में हाई ग्रेड आयरन ओर माइंस है और कंपनी के पास पहले से ही कैप्टिव पावर प्लांट भी है। एक्मे ग्रुप जो रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशलाइज करती है, वो ग्रीन हाइड्रोजन यूज करके ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करना चाहती है। जहां लॉयड मेटल्स और एक्मे ग्रुप आयरन ओर और पावर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वहीं सिनर्जी कैपिटल कोकिंग कोल के लिए सॉल्व कर रहा है। उन्होंने सौराष्ट्र फ्यूल्स का हाई क्वालिटी मेटालर्जिकल कोक का प्लांट अक्वायर कर लिया है। निथिया कैपिटल ने US बेस्ड कारवाल के साथ मिलकर 2 बैंकरप्ट स्टील कंपनीज उत्तम गैल्वा मेटालिक्स और उत्तम वैल्यू स्टील्स को अक्वायर कर लिया है। मैंने स्टील सेक्टर में हो रहे मेजर इन्वेस्टमेंट्स को इस टेबल में कैप्चर किया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसे स्टडी कर सकते हो। बट इस पूरे ग्रोथ स्टोरी में ना हम अभी भी चाइना को नहीं भूल सकते। चाइना काफी टाइम से ओवर कैपेसिटी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 ऑलमोस्ट हर साल चाइना के प्रोडक्शन कट्स का न्यूज आता है, लेकिन जिस स्पीड से उनका प्रोडक्शन गिर रहा है, उससे कई ज्यादा स्पीड से उनका डोमेस्टिक डिमांड भी गिर रहा है। एज अ रिजल्ट चाइना के एक्सपोर्ट्स अब भी बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 5 साल में चाइना अपना ये सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस करेक्ट कर लेगा और स्पॉटलाइट फिर इंडिया पे शिफ्ट हो जाएगी। पिछली बार भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनीज को एनकरेज किया था। पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि डिमांड तो बस ऊपर ही जाएगा। उसके बावजूद स्टील इंडस्ट्री ने ऐसे लॉस का सामना किया जिससे काफी कंपनीज बैंकरप्ट ही हो गए। फर्क इस बार सिर्फ इतना है कि पिछली बार सब चाइना के ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर रहे थे, पर इस बार हम हमारे खुद के कंट्री पे बेट ले रहे हैं। चाइना का ओवर सप्लाई पिछली बार एक सरप्राइज एलिमेंट था, पर इस बार चाइना का ओवर सप्लाई एक नोन थ्रेट है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार स्टील कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ करेंगे या पिछली बार की तरह उन्हें फिर से निराशा का सामना करना पड़ेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।